हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हमने आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी देख लिया था। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने मतलब लास्ट में जो पढ़ा था दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उसका मैथमेटिकल यूज था जो अपने को याद रखना है। ठीक है, एक और इसका मैथमेटिकल यूज होता है, ठीक है ना, जब आपको वेवलेंथ में रिलेशन निकालना हो। ठीक है, अगर आपको एरर दी हुई हो वेवलेंथ में, तब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं एक बार। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लैम्डा। ठीक है, उसी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में आपके इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए हमें पता है नॉर्मल क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है आपके एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, क्लियर है। क्या पी और लेमडा में कोई रिलेशन आपको पता है? बिल्कुल सही, लेमडा इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी। आपको क्या चाहिए? डेल्टा पी चाहिए। डेल्टा का मतलब क्या है? मतलब आपको चेंज चाहिए आपके मोमेंटम में। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा लेमडा का। किसके रेस्पेक्ट में? पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी लेमडा बाई डी पी इज इक्वल टू एच होता है कांस्टेंट, ये आ जाता है बाहर, डी बाई डी पी ऑफ 1/p। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने डिफ्रेंशिएशन अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका डी बाई डी एक्स अगर हो आपका, और 1/x का आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो, डी बाई डी एक्स 1/x का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब स्मॉल चेंज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। ठीक है, हमें डेल्टा लेमडा चाहिए होगा, ठीक है ना, इसलिए हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में? पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डी लेमडा बाई डी पी ये वैल्यू हो गई 1/p, ये 1/x के हिसाब से अगर हम देखें डी लेमडा बाई डी पी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? एच बाई 1/p का क्या होगा? -1/p², -1/p²। तो यहाँ से डी लेमडा बाई डी पी की वैल्यू आती है आपके पास -h/p²। ठीक है, अगर ये नहीं भी आता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 11th में हो अभी, ठीक है ना, तो थोड़े टाइम में आप या तो मैथ्स में या फिजिक्स में इस चीज़ को पढ़ लोगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अपने को जो फाइनल रिजल्ट आए वो ध्यान रख लेना है। ठीक है, आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे फिजिक्स और इसमें मैथ्स में, आपको ये बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हो सकता है फिजिक्स में थोड़ा लेट पढ़ाया जाए या मैथ्स में थोड़ा लेट पढ़ाया जाए, पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जो एंड का रिजल्ट आए वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है। यहाँ माइनस जो हमें दिखाता है, माइनस हमें क्या शो करता है कि अगर मोमेंटम में हम चेंज करते हैं तो हमें पता है कि लेमडा की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे आपका मोमेंटम पी इंक्रीज होगा, लेमडा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आपके डेल्टा पी ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके लेमडा की वैल्यू डी लेमडा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो साइन आपको इंडिकेट करता है माइनस वाला। ठीक है ना, इसकी कोई अपने को यहाँ पे क्या है, केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, डी लेमडा बाई डी पी, ये तो है स्मॉल चेंज के लिए। अगर अपने को ओवरऑल चेंज देखना होता है तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा लेमडा डिवाइड बाई डेल्टा पी, और इसकी वैल्यू है आपके पास h/p² के। अपने को केवल और केवल क्या लेना है? मोड लेना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की वैल्यू आप निकालिए यहाँ से, क्या आएगा? डेल्टा लेमडा इंटू p² अपॉन h। क्लियर है, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा लेमडा इंटू p² डिवाइड बाई h। ये किसके इक्वल है आपका? h डिवाइड बाई 4 पाई। क्लियर है, यहाँ से आप डेल्टा x इंटू डेल्टा लेमडा निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास h² डिवाइड बाई p² इंटू 1/4 पाई। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, डेल्टा x इंटू डेल्टा लेमडा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके? h/p को मैं लेमडा लिख सकता हूँ,
तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर मीन्स लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई। ये रिलेशन है फाइनल रिजल्ट जो आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी मैथ्स नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको अनसर्टेनिटी दी हो पोजीशन में और डेल्टा लेमडा में, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट अप्लाई करो। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लेमडा। ये चीज़ें जो आपको याद रखनी, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रख लो, इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। वैसे भी ये सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी बुक में इससे ऊपर रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो तब आप परेशान ना हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कीजिए। ओके, तो देखिए ये है क्वेश्चन आपको जो ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से उसको एक्सेलरेट किया हुआ है, ठीक है, बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज 7/22 नैनोमीटर, ठीक है, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है जो हमने दिया देखा, वही आपका अप्लाई करना है। आपको फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है। डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है 7/22, 7/22 आपका नैनोमीटर है, नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है। दिस विल बी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई आपको, वो आपको कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है। पाई कितना होता है आपका 22/7, तो 22/7 ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है केवल और केवल लेमडा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, √150 डिवाइड बाई वी। वी कितना है यहाँ पे 6, वी की वैल्यू रखी है 6, 150/6 कितना होता है 25, 25 का √5, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यू आपके पास रखी हुई है, आई एम श्योर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कोई ना, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 7 से गया 7, 22 से 22, ठीक है। यहाँ से डेल्टा लेमडा आप लिखोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर 10⁻20, ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर है। डेल्टा लेमडा यहाँ से आएगा आपके पास 6.25 इंटू 10⁻11, ठीक है। क्लियर है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा लेमडा इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻10, और 10⁻10 क्या होता है एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से डेल्टा लेमडा की वैल्यू आ गया आपके पास 0.625 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। तो आई होप अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज क्वांटम नंबर्स, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। क्वांटम नंबर अगर बेसिकली देखा जाए तो क्वांटम नंबर जो होता है आपका एड्रेस होता है, क्या होता है एड्रेस होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पे, एक एटम के अंदर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं आपके, एड्रेस होता है आपका, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम में, कि मतलब एक एटम में आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, उसका क्या एड्रेस है, वो बताता है आपको क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। देखिए जैसे अगर आपको इंडिया में किसी व्यक्ति को ढूंढना है तो आपको 4 चीज़ें चाहिए जो उससे रिलेटेड हो। पहली कि वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। दूसरी कि वो उस स्टेट के कौन सी सिटी के अंदर है, ठीक है। थर्ड, उस सिटी के किस एरिया में है, ठीक है, और उस मतलब किस मोहल्ले में है, या फिर और फोर्थ, उस मोहल्ले में उसका हाउस नंबर, ठीक है। अगर ये 4 चीज़ें आपको पता है तो आप इंडिया में कहीं भी किसी को भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम एड्रेस होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो आपको बताते हैं आपके
क्वांटम नंबर्स, 4 टाइप की क्वांटम नंबर्स होती हैं। उनका काम ही यही है कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन को बताती है। हर एक की अलग अलग वो है, वैल्यू है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन पे है या इस शेल में है, इस सब शेल में है, कहाँ पे है, वो हमें बताते हैं आपके क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए क्वांटम नंबर को ईजिली तरीके से हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स। 4 आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स which tells us about which tells us about the location of an electron in an atom। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है, वो हमें बताते हैं आपके क्वांटम नंबर्स, ठीक है। 4 टाइप के आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। जो आपके नंबर ऑफ शेल होते हैं वो सेम ये एन वही है, ठीक है। सेकंड जो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसे हम एजीमुथल के साथ साथ एक तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या फिर इसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। थर्ड जो आता है आपका दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं आपके स्मॉल एम से, ठीक है। फोर्थ वन आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस से, ठीक है। ये जो तीनों आपके फॉर्म होते हैं इसके क्वांटम नंबर्स के, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये तो आप डिराइव कर सकते हो मैथमेटिकली बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैथमेटिकली can be derived from Schrodinger equation, Schrodinger wave equation। ये क्या होती है, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो उससे आप ये तीनों डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो फोर्थ वाली है ये आप उससे डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये आपकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल, ठीक है, उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 4 होते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या होते हैं, एक तरह से एड्रेस होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के इन एन एटम, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके चारों क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फर्स्ट जो क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। आपने जो बोर्स के मॉडल में शेल पढ़े थे, n बराबर 1 शेल, n बराबर 2 शेल, n बराबर 3 शेल, वो ये आपका n सेम ही होता है, KLMN, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं। ये जो आपका क्वांटम नंबर होता है, जैसे आपने बोर की रेडियस की बारी, रेडियस का क्या फॉर्मूला था, अच्छा ये बताइए, बोर की रेडियस का फॉर्मूला R = 0.529 n²/z, ठीक है। वहाँ पे भी n की वैल्यू थी, ठीक है। ऐसे जो एनर्जी का वैल्यू थी वो भी n के ऊपर डिपेंड थी। इसका मतलब इस क्वांटम नंबर से, ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें एक तो ऑर्बिट की साइज, जो आपका शेल है उसकी साइज और उसकी एनर्जी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन रखना है, ठीक है ना। दिस क्वांटम नंबर tells us about
tells us about size of orbit or size of shell and energy of shell उन दोनों के बारे में हमें ये बताता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका शेल का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है और एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है ना, एज क्वांटम नंबर और वी कैन से एज the value of n increases, the size of shell and energy increases। ठीक है, जैसे ये आपका फर्स्ट शेल था, ठीक है, ये n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 2, n बराबर 3, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जा रहा है, n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइज भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जो एनर्जी है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने हो सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज 2n²। ठीक है, n की वैल्यू आपकी क्या है, क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपने सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, इसे नोट कीजिए एक बार। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अब हम अपनी नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए मैं आपको क्या पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से आपके क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले होते हैं आपके पास शेल। क्या होते हैं सबसे पहले आपके पास शेल होते हैं। ठीक है, क्लियर। इनको हम बोलते हैं KLMN। आगे ये चलते रहते हैं, MNOPQR चलते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, इन सब शेल और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, n = 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, शेल के बाद आते हैं आपके सब शेल। क्या आते हैं, सब शेल। मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे। सबसे पहले हमें पता चलता है शेल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सब शेल। शेल के अंदर होते हैं आपके सब शेल। ठीक है, वो होते हैं आपके S P D F। उसके बाद भी चलता रहेगा G H I, कंटिन्यू, रुकेगा नहीं। ठीक है, चलता रहता है। क्लियर, पहले शेल हमें पता चलता है, उसके बाद सब शेल। सब शेल के बाद होते हैं आपके ऑर्बिटल। क्या होते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल की बात करें, एस सब शेल में आपके एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखने। क्लियर। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 5 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन होंगे 10 और 7 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 14। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, एक बार जब आपके चारों क्वांटम नंबर्स हो जाएगी ना, तब आपको इसका पूरा ओवरव्यू दिख जाएगा। ठीक है ना, तो अभी अगर समझ में नहीं आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप चारों पढ़ लोगे तब इसको एक बार देखना, तब आपको बिल्कुल एकदम क्लियर से समझ में आएगा। ठीक है, ये वही बात है जैसे हम कहें कि ये आपका हाउस है मान लो। ठीक है, और हाउस के अंदर क्या है, आपका रूम है। ठीक है, क्लियर है। रूम में भी आपके और मान लो, क्या मान लो, या आप ये सिटी मान लो आप। ठीक है, ये आपकी सिटी मान लो। ठीक है, सिटी में आपका हाउस है। ठीक है, हाउस में आपका रूम है, या फिर हाँ ये मान लो रूम है और रूम के अंदर आपकी अलमीरा है। ठीक है ना,
तो अलमीरा क्या हुई, आपकी इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आप मान सकते हो कि पहले सिटी के अंदर आपका हाउस के अंदर फिर रूम, आपका रूम, और आपके रूम के अंदर आपकी अलमीरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले शेल पता चलता है, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल और फिर इलेक्ट्रॉन। जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी एन, वो हमें किसके बारे में बताती थी, शेल के बारे में, क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो हमें किसके बारे में बताएगी, सब शेल के बारे में। और सब शेल के अंदर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आएगा आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में दे रहा हूँ चारों क्वांटम नंबर्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, ठीक है ना। ऑर्बिट अलग होता है, जो इतनी देर हम पढ़ रहे थे बोर में, ऑर्बिट था वो, अब आएगा ऑर्बिटल, ठीक है ना, वो अलग होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ओवरव्यू है, इसको आप नोट कर लीजिए साइड में, ठीक है ना। उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, जो क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर आपका सब्सिडरी, या फिर आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये आएगा आपके पास थर्ड, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर बोल दीजिए आप, ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर, क्लियर। और इसको हम डिनोट करते हैं आपके स्मॉल एल से, ठीक है। ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है आपको। तो जैसा मैंने आपको बताया, एल हमें किसके बारे में बताता है, एक सबशेल के बारे में बताता है शेल के अंदर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट ए सबशेल, इट रिप्रेजेंट ए सबशेल विद इन ए शेल, विद इन ए शेल, एक शेल के अंदर अपने को सबशेल के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो आपका सबशेल होता है, ये हमें शेप के बारे में बताता है, जो आपका सबशेल है उसकी शेप क्या है उसके बारे में भी हमें ये बताता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ सबशेल, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी शेप होती है। सबशेल समझ गए ना, SPDF, सबकी अलग अलग शेप होगी, ठीक है। वो हमें कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। हर एक वैल्यू एल की, हर एक वैल्यू के लिए आपके पास एक सबशेल होगा, ठीक है ना। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देयर विल बी ए सबशेल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थिंग हम देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ठीक है ना। देखिए एन की जितनी भी वैल्यू होगी, एल की वैल्यू और एन की वैल्यू को हम आपस में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन there are n values or there are total n values of L, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। फॉर ईच वैल्यू ऑफ n देयर आर टोटल n वैल्यूज ऑफ L विच रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है ना। ये अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन L, n की जो वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो हमेशा L से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है ना। देखिए इन पॉइंट को एक बार आप नोट कीजिए, ठीक है, या फिर मैं नीचे यही बता देता हूँ। देखिए अगर हम डिफाइन करें n के लिए, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका वैल्यूज ऑफ L, वैल्यूज ऑफ
एल, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to n-1, ठीक है। एन की हर एक वैल्यू के लिए एल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। पहली बात, एन की जितनी वैल्यू है एल की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। जैसे एल की वैल्यू, एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू भी आपके पास 2 रहेगी, ठीक है। मतलब एल की 2 वैल्यू रहेगी आपके पास। एन बराबर 3 है तो एल की आपके पास 3 वैल्यू होगी। देखिए अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। और वो होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1। अगर एक ही वैल्यू होगी, स्टार्ट कहाँ से है, 0, तो n की बराबर 1 के लिए एल की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। एक ही वैल्यू है वो क्या है आपकी, 0। n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए आपकी एल की 2 वैल्यू होगी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक। n की वैल्यू क्या है, 2, मतलब 0 से 1 के बीच में। मतलब एल की वैल्यू 2 होगी, एक तो होगी आपके 0 और एक होगी आपके 1, ठीक है। आगे देखिए, एन की वैल्यू मैं लेता हूँ 3, एल की कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी। कौन कौन सी, एक तो 0 होगी और 3-1 मतलब 2 तक होंगी, 0 से 2 तक। तो एक तो 0 होगी, एक 1 होगी और एक 2 होगी। अगर मैं n की वैल्यू 4 लेता हूँ तो n की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3। मतलब l की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। n की वैल्यू क्या है, 4। ये जो पॉइंट है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। n की वैल्यू हमेशा l से ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत जगह ये काम में आएगी। n की वैल्यू हमेशा l से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कभी कोई आपको सेट दे दे आपका चारों क्वांटम नंबर का और उसमें पूछे कि कौन सा सही है, तो आपको एक तो ये देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू l से ज़्यादा है या नहीं। अगर मान लो किसी में l की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है n से या फिर इक्वल दे रखी है तो वो आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, ये जो वैल्यू है आपकी 0, 1, 2 और 0, 1, 2, 3, ये क्या डिनोट करती है, आपके शेप को भी बताती है। आपके शेप को, जो आपका सबशेल है उसका शेप क्या होगा, जो आपका सबशेल है उसका शेप क्या होगा, उस शेप को भी ये बताती है। 0 तो है आपके बताता है एस सबशेल को, किसको बताता है, एस सबशेल को। 0 फिर से आपके एस सबशेल को बताएगा। यहाँ पे 1 की वैल्यू है मतलब पी, ये आपका एस सबशेल, ठीक है। ये आपका एस सबशेल, ये आपका पी सबशेल, ठीक है। एन की वैल्यू 3 है, इसमें 3 आपके सबशेल है। कौन कौन से, एक तो एस होगा, एक पी होगा और एक होगा डी, ठीक है। 4 के लिए एस, पी, डी और एफ, तो ये 4 टोटल वैल्यूज आपके पास आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इनको नोट कर लीजिए आप, फिर हम इनके शेप के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपके एस, पी, डी और एफ, इनका शेप क्या होता है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं अपनी शेप के बारे में, ठीक है ना, कि आपके सबशेल की शेप कौन सी होती है, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। आपके 4 सबशेल है, ठीक है। फर्स्ट है आपका एस सबशेल, एस सबशेल। अगर एस एफ, ये एस सबशेल की अगर बात करें तो इसका जो शेप होता है वो होता है इसका स्फेरिकल शेप। कैसा शेप होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल ये आपका 3D में है, ठीक है ना। ये सर्किल नहीं है, सर्किल नहीं है, ये क्या है, स्फेरिकल है, पूरा कंप्लीट स्फेरिकल, ठीक है। क्लियर है। ये स्फेरिकल शेप कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जब हम ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप मान लीजिए इसका जो शेप होता है एस सबशेल का वो कौन सा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। वही अगर हम पी की बात करें, पी सबशेल, पी सबशेल का जो आपका शेप होता है वो होता है आपका डम्बबेल, इस टाइप का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डम्बबेल, डम्बबेल, ठीक है। जो डमरू होता है ना, डमरू, उस टाइप का शेप होता है, ठीक है। डम्बबेल शेप होता है, ठीक है, पी के लिए।
डी का जो शेप होता है, डी सबसेल, उसका शेप होता है डबल डम्बबेल। डबल डम्बबेल मीन्स आपके जो लोब्स, इनको हम बोलते हैं लोब्स। ये जो आपके बैलून्स टाइप के हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लोब्स। क्या बोलते हैं, लोब्स। ठीक है ना, लोब्स इनको बोला जाता है। डबल डम्बबेल मतलब इस तरफ तो है ही सी, ये आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो है ही सही, आपके हॉरिजॉन्टल में भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है आपके वर्टिकल, उसी तरह आपके हॉरिजॉन्टल भी एक डम्बबेल आएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका डबल डम्बबेल, डबल डम्बबेल। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फोर्थ एफ सबशेल। एफ सबशेल का जो शेप होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसलिए उसको हम बोर्ड के ऊपर ड्रॉ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर आप लीफ लाइक भी मान सकते हो, आपके जो पेड़ों की पत्ती होती है ना, पत्तियां वगैरह, उसके जैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो उसको बोर्ड पे आप नहीं ड्रॉ कर पाते हो। ठीक है ना, इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर को, जो इसका जो शेप होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स शेप की कैटेगरी में लेते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है ना, जनरली कॉम्प्लेक्स शेप ही इसको बोला जाता है। ठीक है, स्फेरिकल एस सबशेल, पी के लिए डम्बबेल, डी के लिए डबल डम्बबेल, और एफ के लिए आपका लीफ लाइक ले लीजिए या फिर आपका कॉम्प्लेक्स शेप ले लीजिए। ठीक है, ये है आपके एफ सबशेल के बारे में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, या जो आपका थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, इसमें एक लास्ट पॉइंट वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आपका 5th या 6th पॉइंट होगा, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, हम आगे चल के ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कि अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई हो, एल की वैल्यू, तो उससे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज h/2 रूट ओवर एल इंटू L+1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए इसका जो थर्ड नाम था जो हमने दिया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिट्री क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, वो एंगुलर इसीलिए दिया था। क्यों? क्योंकि इससे हम आपका ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपनी थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है आपकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, देखिए अगर हम थर्ड देखें, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किसके बारे में हमें बताता है? अभी मैंने लिखाया था एक चार्ट, उसको देख के बताइए मुझे, किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में। मतलब आपके हर एक सबशेल में आपके एक ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। ठीक है ना, ये एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो जो आपके सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में कौन बताता है? आपका एम। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो हमने देखा न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, वेव फॉर्म में। और आपने हाइजेनबर्ग ने भी क्या बताया था आपकी, कि हम क्या कर सकते हैं, वो एक रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हम केवल इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसमें कुछ एरिया ऐसा भी होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक है ना, तो वो जो एरिया होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लो ये एक एरिया है, ये एक दूसरा एरिया है, ये मान लो तीसरा एरिया है। इस 3 रीजन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है, ये जो एरिया है। ठीक है, तो इन एरिया के बारे में हमें कौन बताता है? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब कि उसका जो सबशेल है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसके बारे में हमें ये बताता है। ठीक है ना, कि सबशेल में आपका वो किस डायरेक्शन में आपको
3D के अंदर किस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बारे में हमें बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है ना, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए अगर सबसे पहले हम लिखें तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर tells us about the orientation of subshell in 3D space। वो जो हमने देखा था ना, जैसे S सबशेल है, P सबशेल है, ठीक है ना, उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है 3D के अंदर, उसके बारे में हमें वो बताता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, इसे हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ L देयर इज टोटल 2L + 1 वैल्यूज ऑफ m की टोटल वैल्यूज कितनी होगी, 2L + 1 होगी। ठीक है ना, ये भी आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है ना, एक बार आप पॉइंट नोट करते चलिए। ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ L देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल। सबशेल के अंदर क्या होता है आपका, ऑर्बिटल होता है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ L की वैल्यू हमें किसे बताती है, सबशेल के बारे में। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ L देयर इज सबशेल देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, मतलब सबशेल के अंदर क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात। ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करें फॉर ईच वैल्यू ऑफ L देयर इज टोटल 2L + 1 वैल्यूज ऑफ m। तो अगर मैं कहूँ L, ठीक है, आपकी ये आपके वैल्यू ऑफ L की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है। L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लॉय होती है। अगर L की वैल्यू 0 है, ठीक है, L की वैल्यू 0 है, मतलब आपका सबशेल कौन सा है, S सबशेल है। ठीक है, उसके लिए आपके m की जो वैल्यू होगी, m की वैल्यू कितनी होगी, 2L + 1, 2 × 0 + 1 कितनी होगी, एक वैल्यू होगी। L की वैल्यू 1 हम लेते हैं। ठीक है, P सबशेल के लिए, तो आपके पास m की टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। 2 × L की वैल्यू है 1, तो 2 × 1 कितना हुआ, 2 + 1 3। ठीक है, 2 अगर मैं लेता हूँ तो L की वैल्यू क्या है, 2 × 2 + 1 दैट इज 5। तो आपके पास 5 m की वैल्यूज आएगी। ठीक है, कौन कौन सी आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, L की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 7। करेक्ट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, ये एक तो चीज़ ये आपको याद हो गई, ये भी मैंने आपको बताया था उस चार्ट में, फर्स्ट वाले में जो मैंने आपको बताया था, शेल सबशेल, फिर सबशेल के अंदर आपके ऑर्बिटल। S के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, P के पास 3, D के पास 5 और आपके F के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वैल्यू रेंज करती है आपकी m की जो वैल्यू रेंज करती है, वो रेंज करती है आपके -L से +L के बीच में। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ m रेंजेस फ्रॉम -L to +L फॉर ईच वैल्यू ऑफ L। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये आपको नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। ठीक है, क्लियर, मिटा दो। देखिए क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर में जब तक आप चारों क्वांटम नंबर्स को समझ नहीं लेते हो ना एक बार पूरा, तब तक आपको बीच वाली जो क्वांटम नंबर है वो समझ में नहीं आती। एक बार जब चारों कंप्लीट हो जाएंगी ना, तब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, कि क्या होते हैं। मैंने आपको पहले वैसे स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, आपका सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बताता है, और थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, वो हम यहाँ से भी देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस पॉइंट की,
तो हम देखते हैं आपका शेल आपका है n, ठीक है। शेल के अंदर है आपका सब शेल, ये है आपका l, ठीक है। सब शेल के अंदर आपका ऑर्बिटल, ठीक है, ये है आपका m, ठीक है, क्लियर। l की कितनी वैल्यूज होती है n के लिए, ये होती है आपकी 12+1, ठीक है, ये होती है आपके m के लिए। इसकी अगर हम रेंज की बात करें, देखिए ये तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 0, ठीक है, n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, चलिए ठीक है, n की जैसे वैल्यू हम 1 लेते हैं, आपकी जो वैल्यू l की वो रेंज करती है, वो कहाँ से कहाँ तक करती है, आपके 0 to n-1 तक, ठीक है। और m की जो वैल्यू है वो रेंज करती है आपके -l to +l तक, ठीक है, क्लियर है। n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आएगी, वो आएगी आपकी 0, ठीक है। ये किसको डिनोट करती है, आपके s सबशेल को, क्लियर है। s सबशेल यहाँ के लिए अब m की कितनी वैल्यू होगी, -0 to +0, -l to +l, मतलब l की वैल्यू तो 0 है तो m की भी एक ही वैल्यू आएगी आपके पास 0, ठीक है। ये आपका s ऑर्बिटल हुआ, ये आपका s ऑर्बिटल हुआ, क्लियर है। n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, देखिए अभी धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगी। l की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 to n-1, मतलब दो वैल्यू आएगी, एक तो 0 आएगी और एक आएगी 1। 0 है आपके s सबशेल के लिए, 0 है आपके s सबशेल के लिए, ठीक है, और p1 है आपके p सबशेल के लिए, ठीक है। आगे देखिए ऑर्बिटल में s के लिए तो एक ही वैल्यू आएगी 0, ठीक है, ये s ऑर्बिटल हो गया आपका। लेकिन जैसे 1 आया l की वैल्यू, m की कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, -1 से +1, मतलब 3 वैल्यू आएगी, -1 0 +1, क्लियर। -1 से +1, उसके बीच में 0 काउंट होता है वो भी आएगा, ठीक है। तो 3 वैल्यू आई, -1 0 और +1। नेक्स्ट देखिए n की वैल्यू हम लेते हैं 3, कितनी लेते हैं 3, l की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2, ये आपका s सबशेल, ठीक है, ये आपका p सबशेल और ये आपका d सबशेल, क्लियर है। s के लिए l की कितनी, m की कितनी वैल्यू है, a की वैल्यू है दैट इज 0, ठीक है। p के लिए m की कितनी वैल्यू है आपके 1 2 3, 3 वैल्यू आएगी, +1 0 और ये आप -1 0 और +1, ठीक है। d के लिए l की वैल्यू है 2, तो आपके वैल्यू कहाँ से आएगी, -2 से +2, मतलब 5 वैल्यू आएगी, दैट इज -2 -1 0 +1 +2, क्लियर है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ m रेंजेस फ्रॉम -l to +l फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ l, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू 4, अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या होता है, कितनी वैल्यू आएगी l की, 0 1 2 3, ये आपका s, ये आपका p, ये आपका d और ये आपका f सबशेल, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ के लिए अगर हम देखें m की वैल्यू, m की कौन कौन सी वैल्यू होगी, एक तो 0 होगी, ठीक है, एक होगी आपकी -1 0 +1, d के लिए आपकी वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, f के लिए 7 वैल्यूज आएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, क्लियर है। ये है आपका पूरा ओवरव्यू। अब देखिए ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स से डिनोट करते हैं, किससे, बॉक्स से, ठीक है। जैसे s ऑर्बिटल है, इसको हम एक बॉक्स से डिनोट करते हैं, क्लियर है। जो आपका p है, p सबशेल है, p सबशेल में आपके ऐसे 3 ऑर्बिटल है, इसका मतलब p सबशेल में आपके कितने ऑर्बिटल है, 3, इसकी 3 वैल्यू है। p सबशेल के लिए आपकी m की कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू, इसके मतलब p में आपके 3 ऑर्बिटल आएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, px py और pz, ठीक है। डी सबशेल में m की कितनी वैल्यू है आपके, 5 वैल्यू है, तो आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, कितने, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3
4 और 5, और इनको हम नेमिंग कैसे देते हैं, dxy, dyz, dzx, ये होता है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है आपका फिफ्थ dz स्क्वायर। ठीक है, 5 अलग अलग नाम असाइन किए हुए हैं। उसी तरह आपके f में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे। कितने, 7। इनकी नेमिंग हम करते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है, अपना काम यहीं तक हो जाता है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर। शेल, सेल के अंदर आपका सब शेल एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक। जब n की वैल्यू 2 है तो l की 2 वैल्यू है, एक तो 0 है और एक 1 है। 0 को हम क्या बोलते हैं, एस सब शेल, 1 को क्या बोलते हैं, पी सब शेल। ठीक है, डी को एल की वैल्यू 2 हो तो डी सब शेल, और एल की वैल्यू 3 हो तो एफ सब शेल। ठीक है, अब एस सब शेल के लिए आपके जो एम की वैल्यू है वो एक ही वैल्यू है 0, तो ये एस ऑर्बिटल। पी के लिए आपके एम की वैल्यू है 3, -1 0 +1, तो 3 आपके ऑर्बिटल हो गए। डी के लिए 5 वैल्यू असाइन होती है, मतलब आपको 5 ऑर्बिटल मिले। एफ के लिए आपको 7 ऑर्बिटल मिलते हैं, 7 वैल्यू असाइन हुई एम की, तो ये आपके 7 ऑर्बिटल हो गए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो वैल्यू है, जैसे -1 इसकी है, ये इसकी 0 और इसकी +1। ठीक है, तीनों आपके ऑर्बिटल की अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, इनका मतलब ऑर्डर फिक्स नहीं है। इस पहले बॉक्स की px की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जो dxy है उसकी वैल्यू -2, -1, 0 +1 +2 कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर वाइज है कि इसकी -2 -1 होगी, इसकी 0 होगी, फिर +1 +2 होगी, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। ठीक है, पर हाँ, जैसे मान लो 2 में वैल्यू फिक्स हो गई कि मान लो पहले में +1 है और दूसरे में -1 है, तो तीसरे में डेफिनेटली 0 ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 वैल्यू आपकी फिक्स हो गई है, तो तीसरे में वैल्यू फिक्स ही रहेगी, 0 ही रहेगी जो बची हुई है वो। ठीक है, बाकी में आपके ऑर्डर कोई भी फिक्स नहीं है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ओके। तो देखिए, आज हमने आपके क्वांटम नंबर स्टार्ट किए। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था क्वांटम नंबर क्या होता है। 4 आपके जो क्वांटम नंबर्स होती है, 4 नंबर्स का सेट होता है, और बेसिकली देखा जाए तो एड्रेस होता है आपके इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर। ठीक है, उसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें शेल के बारे में बताता है, दैट इज n = 1 2 3 4 5 इन्फानाइट तक। ठीक है, जिनको हम k l m n p q r s t इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलता रहता है वो। ठीक है, उसके बाद शेल के अंदर होते हैं आपके सब शेल, जिन्हें हम डिफाइन करते हैं या जिनके बारे में हमें बताता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू जो होती है वो आपके 0 से n-1 तक होती है, 0 से n-1 तक होती है। ठीक है, वो हमें सब शेल के बारे में बताता है, शेल के अंदर सब शेल। ठीक है, S P D और F सब शेल। ठीक है, इसके बाद हमने इनकी शेप भी देख ली थी। ठीक है, और बाकी की जो शेप है जैसे px py और pz की जो शेप है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जैसे dxy dyz dzx इनकी क्या क्या शेप होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम उनकी शेप के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सबशेल के बाद आते हैं आपके ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने आपको बताया था एस में आपके एक ऑर्बिटल रहता है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल रहते हैं। ठीक है, डी में आपके 5 ऑर्बिटल रहते हैं, और आपके एफ में 7 ऑर्बिटल रहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जो हमें किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में, जिसकी वैल्यू रेंज करती है आपके -1 से +L के बीच में, -L से +L के बीच में। क्लियर है, ये आपकी तीनों क्वांटम नंबर कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम कर लेंगे उसमें मैं आपको सबसे पहले ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा, ये जो ऑर्बिटल है क्या होते हैं और इनके कौन कौन से शेप होते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग शेप के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एक बार आप इस पूरे लेक्चर को देखिए, आराम से ध्यान से पढ़िए इसको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है शुरू में, जब तक आपको चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू के बारे में पता नहीं चलता है। एक बार जब आपको चारों क्वांटम नंबर्स पता चल जाएगी
तब आप जब एक बार रिवाइज करोगे ना तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।